बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब दोस्तों के इल्म में, हमने लॉ गैट की तैयारी के हवाले से ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। कल हमने कानून शहादत आर्डर आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 46 तक किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हमने जो कानून शहादत है वो सारा कवर करना है, आर्टिकल 59 से लेके और जो 166 तक है। ये सारे आर्टिकल हमने कंप्लीट करने हैं और कानून शहादत का सब्जेक्ट आज कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये सारे जो हमने आर्टिकल डिस्कस किए हैं ये आप अच्छी तरह पढ़ लें और बेयर एक्ट से, और इसको अच्छी तरह तैयार कर लें, इंशाल्लाह मैक्सिमम नंबर आप हासिल कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में से। जी, आर्टिकल 59 है। आर्टिकल 59 में एक्सपर्ट ओपिनियन है कि थर्ड पर्सन ओपिनियन है या एक्सपर्ट ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट है, कि कब कब एक्सपर्ट ओपिनियन रेलेवेंट होगी, कौन कौन सी स्टेटमेंट रेलेवेंट होगी। इसमें वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं जो एक अक्रंस के हवाले से रिलेटेड होती हैं। वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट हैं जो रेलेवेंट हैं। जब भी कुछ सरकारी मुलाजम जो अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं, वो सारी चीज़ें वो भी रेलेवेंट हैं। उनमें से उनका अटेंडेंस रजिस्टर्ड होता है, और जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं वो प्रूव करने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो सारी चीज़ें रेलेवेंट होती हैं। और उसके बाद है जो कोई किताब नक्शा गवर्नमेंट की तरफ से जो पब्लिश होता है, उसे भी साबित करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं होती, वो भी इसमें रेलेवेंट होता है। और वकूए के मतलब जो भी चीज़ होगी, जो भी कोई चीज़ होगी, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट है या और एविडेंस है, वो सारी इसके रिलेटेड जो होगी वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। आर्टिकल 15 एक्सपर्ट ओपिनियन के हवाले से है, तो ये स्किल्ड पर्सन, इसमें एक चीज़ याद रखने वाले, स्किल्ड पर्सन जो महारत रखता हो। अब जो एक्सपर्ट ओपिनियन होगी वो किस हवाले से होगी, तो इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं। अगर 3 चीज़ें होंगी तो फिर स्किल्ड पर्सन की एक्सपर्ट ओपिनियन रिक्वायर्ड होगी, अदरवाइज़ कहीं पे भी नहीं होगी। उसमें है, अगर साइंस के हवाले से कोई सवाल होगा या आर्ट्स के हवाले से या फॉरेन लॉ के एक्सप्लेनेशन के लिए, तो फिर रेलेवेंट होगी। अदरवाइज़ ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो रेलेवेंट नहीं होगी। या इसके अलावा कोई रिलेशन, किसी रिलेशन को साबित करने के लिए होगी, तो वो उसका जो फैमिली मेम्बर होगा उस रिलेशन को साबित करने के लिए उसकी जो ओपिनियन होगी वो रेलेवेंट होगी। जी, आर्टिकल 66 है कि करेक्टर व्हेन रेलेवेंट। ये आर्टिकल 66 डील करता है कि कब कब करेक्टर रेलेवेंट होगा। जैसा कि आपको पता है, सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, दोनों में जब करेक्टर के हवाले से बात होगी, तो जो हम बात कर रहे हैं जो विटनेस की, अब विटनेस के करेक्टर के हवाले से 66 में सिविल केसेस है, फिर क्रिमिनल केसेस है। अब सिविल केसेस में तो टोटली इरेलीवेंट है, लेकिन एक जगह पे रेलेवेंट होगी। कब रेलेवेंट होगी? जब भी कोई डेफामेशन के इज़्ज़त का मुकदमा दायर होगा, तो फिर रेलेवेंट होगी कि उसके एक करेक्टर के हवाले से, उसके सोसाइटी में स्टेटस के हवाले से वो दावा डिक्री होना होता है, इसलिए वहाँ पे सिविल में रेलेवेंट होगी। अब क्रिमिनल में सिर्फ़ और सिर्फ अगर आता है कि क्रिमिनल में रेलेवेंट है या नहीं है, सिर्फ गुड करेक्टर रेलेवेंट होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आर्टिकल 66 में सिर्फ गुड करेक्टर होगा, वो भी क्रिमिनल में रेलेवेंट होगा। अदरवाइज़ जो भी स्टेटमेंट पूछेगा वो ठीक नहीं, सिर्फ ठीक होगी। अगर वो पूछेगा क्रिमिनल केस में गुड करेक्टर है रेलेवेंट है या बैड करेक्टर रेलेवेंट है, तो अगर गुड करेक्टर पूछेगा तो वो सिर्फ ओनली रेलेवेंट है। जी, आर्टिकल 70 है। आर्टिकल 70 है जी काइंड ऑफ एविडेंस के हवाले से, कि एविडेंस की 2 काइंड्स हैं। एक है जी ऑरल एविडेंस और दूसरी है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और जब हम ऑरल एविडेंस की बात करते हैं तो ऑरल एविडेंस भी फर्दर 2 है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन सी एविडेंस है और इनडायरेक्ट कौन सी एविडेंस है? डायरेक्ट वो एविडेंस होती है जो बाय वो जो आके स्टेटमेंट दे रहा होता है, गोवा स्टेटमेंट अपने रिकॉर्ड करवा रहा होता है, उसने ख़ुद अपनी आंखों से सारा अक्रंस देखा होता है, वो डायरेक्ट एविडेंस होती है। और दूसरी जो हेरसे एविडेंस होती है, उसकी ना तो कोई वैल्यू है, कोई एविडेंट्री वैल्यू नहीं है, और उसके बाद उसने वो कहीं से सुना होता है, या वो एट द टाइम ऑफ द अक्रंस वो बंदा खुद प्रेजेंट नहीं होता। ये हेरसे एविडेंस है। अब हेर से एविडेंस कब रेलेवेंट होगी वो ये पूछ सकता है। हेर से एविडेंस जो जब रेलेवेंट होगी उसमें है एक डाइंग डिक्लेरेशन। अब जो डाइंग डिक्लेरेशन है, जो मतवफ़ी है, जो बयान दे रहा होता है, वो तो फौत हो चुका होता है, लेकिन है तो ये भी हेर से एविडेंस, लेकिन ये रेलेवेंट है।
और दूसरी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, डॉक्टर की ओपिनियन होगी या थर्ड पर्सन की जो एक्सपर्ट ओपिनियन होगी, वो भी रेलेवेंट है इसमें। रेलेवेंट मतलब है ये हेयर से एविडेंस, लेकिन हेयर से वो पूछेगा हेयर से एविडेंस कब कब रेलेवेंट है, तो हेयर से रेलेवेंट होगी एक्सपर्ट ओपिनियन में और डैंग डिक्लेरेशन में। ये होगी ऑरल एविडेंस के हवाले से। हेयर से एविडेंस में जब डैंग डिक्लेरेशन, एक्सपर्ट ओपिनियन, और तीसरा है शहादत अल शहादा, कि ऐसा गवाह जो खुद तो अपीयर नहीं हुआ, खुद तो वो स्टेटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन उसने अपनी जगह पे दो ऐसे बंदे भेज दिए जिसको उसने सारा वक़ुआ बयान किया और उन्होंने उसी तरह आके सारी स्टेटमेंट अदालत में अपनी रिकॉर्ड करवा दी। ये शहादत अल शहादा है। ये भी हेयर से एविडेंस है, लेकिन ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी रेलेवेंट है। इसके बाद जो आर्टिकल 72 है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जहाँ पे कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट होगा वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी, वहाँ पे ओरल एविडेंस नहीं होगी। वो थ्रू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जहाँ पे ओरल एविडेंस आप नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, जो आपके ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारी चीज़ें जो होंगी वो थ्रू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ही प्रूव करनी पड़ेंगी। और इसके बाद है जी आर्टिकल 73 और 74 है प्राइमरी और सेकेंडरी के हवाले से। अब जो प्राइमरी एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंस एक ऐसी एविडेंस है कि जो स्ट्रॉन्ग भी है, और इसके बाद जो पहली ओरिजिनल होता है पीस ऑफ एविडेंस, या ओरिजिनल जो हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट होता है, वो प्राइमरी होता है। इसके बाद जो उसकी कॉपीज़ होती हैं, फर्दर उसकी कॉपीज़ तैयार करवाई जाती हैं, वो सेकेंडरी होता है। ये बेस्ट एविडेंस है। इसके एक से ज़्यादा पार्ट्स भी हो सकते हैं, काउंटर पार्ट्स हो सकता है, या सेवरल पार्ट्स में ये हो सकता है। अब जब भी हम कोई रजिस्ट्री वगैरह होती है, कोई अस्टाम ऐसा जिसके कंटेंट ज़्यादा लेंथी होता है, वो एक पेज पे नहीं होता, वो 2 या 3 या 4 पेजेस पे होता है। तो इस हवाले से ये सेवरल पार्ट्स हो सकते हैं इसके, और ये थ्रू यूनिफॉर्म प्रोसेस होता है। ये प्राइमरी एविडेंस है। इसी तरह आर्टिकल 74 है सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस है जो थ्रू मैकेनिकल प्रोसेस होगी। इसे हम फ़ोटो कापी कह सकते हैं या कंपेयर्ड कापी कह सकते हैं, कि जो ओरिजिनल से कॉपी होगी वो सारी सेकेंडरी में आएगी, और जो ओरिजिनल होगी वो प्राइमरी में आएगी। उसमें यूनिफॉर्म प्रोसेस है, इसमें मैकेनिकल प्रोसेस है। ये दो बातें इसमें याद रखने वाली हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें हर दफ़ा 1 या 2 सवाल आने होते हैं आर्टिकल 73, 74 और 85 और 86 में से। जी, आर्टिकल 75 है और 76 है कि कब कब जो प्राइमरी एविडेंस की जगह पे सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है, सेकेंडरी एविडेंस को एज ए एविडेंस पेश किया जा सकता है। वो सारी जो कंडीशंस हैं, हालात हैं जहाँ जहाँ आप पेश कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं कि ऐसी सूरत हाल जहाँ पे आपके पास प्राइमरी एविडेंस की जगह पे सेकेंडरी हो, लेकिन प्राइमरी से सेकेंडरी हो, वो सारे जब प्राइमरी किसी एडवर्स पार्टी के पास हो, आपके पास ना हो, जो आपकी मुखालफ पार्टी है उसके कब्ज़े में हो, या ओरिजिनल गुम हो गई हो, या वो ज़्यादा मतलब उसकी जो है उसको अदालत में लेके आना मुमकिन ना हो, और उसके बाद जो ओरिजिनल हो वो मूवेबल ना हो, या ओरिजिनल पब्लिक ना हो, वो प्राइवेट हो, या जुडिशल रिकॉर्ड हो। जुडिशल रिकॉर्ड जिससे ज़्यादा होता है उस वजह से एक से ज़्यादा फाइलें वगैरह हों। ऐसी ऐसी सूरत में जब आप पेश नहीं कर सकते, तो इस जगह पे आप सेकेंडरी जो एविडेंस है वो करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री जो डॉक्यूमेंट है वो सेकेंडरी, उसकी जो कॉपीज़ होती हैं वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जी, आर्टिकल जो 85 है वो डील करता है पब्लिक से, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं, और जो 86 है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट से डील करता है। कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कौन से? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो सरकार की मलकियत हों, जो मतलब गवर्नमेंट की मलकियत हों, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाए। मतलब आपका आईडी कार्ड है, और उसके बाद जो सारा होता है ये अदालती रिकॉर्ड है। उसके बाद आ जाता है जी आप नकाहनामा, आपका नकाहनामा जब रजिस्टर्ड हो तो रजिस्टर वो भी बन जाता है प्राइवेट, और पब्लिक सॉरी बन जाता है। ये सारे पब्लिक ऐसे डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू हों, वो सारे ही पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। और उसके बाद उनको साबित करने की भी आपको ज़रूरत नहीं होती, उनको प्रूव करने की भी आपको ज़रूरत नहीं होती। वो लॉज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, या इस हवाले से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट
जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी हो उसे आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद है जी 86 है प्राइवेट डॉक्यूमेंट। प्राइवेट डॉक्यूमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो किसी शख्स की मलकियत हों। उसमें जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको साबित करने के लिए या तो उस साइन कंपेयर्ड होंगे या ओरिजिनल जो होंगे वो डॉक्यूमेंट वो पेश करने पड़ेंगे। ये 86 है कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट के हवाले से। जी आर्टिकल 92 से स्टार्ट होता है प्रजम्पशन के हवाले से। अब प्रजम्पशन क्या चीज़ है? प्रजम्पशन में से जो चीज़ आपने याद रखनी है वो है इसमें जी ऐसा कोई भी अमल ऐसे या कोई ऐसी रिकवरी जो बंदे से, चाहे वो चोरी की चीज़ हो, किसी अक्यूज पर्सन से वो रिकवर हो जाती है, उसने वो चोरी ना भी की हो, यही प्रज्यूम किया जाएगा कि उसने ही चोरी की चीज़ जिससे रिकवर होगी। और इसके बाद प्रजम्पशन में जो दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है वो 30 ईयर्स है। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो 30 साल पुराना हो और उसे चैलेंज ना किया गया हो, वो 30 साल पुराना जो डॉक्यूमेंट होगा वो भी ओरिजिनल ही प्रज्यूम किया जाएगा कि इसे किसी ने चैलेंज नहीं। अगर ये इसमें कोई डिफेक्ट होता या इलीगली इसमें कोई पाई जाती, इलीगल होता, तो इसको चैलेंज कर दिया जाना चाहिए था। तो ये प्रिजम्पशन के हवाले से जी आर्टिकल नंबर 111, 110, 111 और 112 है कि फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, कि ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जिन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सिर्फ 3 चीज़ें याद रखने वाली हैं। वो हैं जी पहली एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, कि ऐसा कोई भी फैक्ट जो एडमिटेड हो उसे प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो खुद ही तस्लीम कर लिया गया उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद है कोई जोग्राफिकल लिमिट्स हो, डिवीजन ऑफ टाइम हो, ऐसी जो भी चीज़ें होंगी वो सारी भी इसमें आपने वो भी आपने साबित नहीं करनी, वो ऑलरेडी ही प्रूव्ड हैं। उसके बाद जो जुडिशल नोटिसेबल फैक्ट है उन्हें भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कोई भी लॉ होगा जो जुडिशली तौर पे जो अदालत खुद कंसिडर करेगी उसको आपने साबित नहीं करना। ऐसे कोई इवेंट को, ऐसे कोई मखसूस दिन को, वो सारी जुडिशली तौर पे खुद ही नोटिसेबल है, वो अदालत ने वो खुद ही मतलब उन्हें इल्म में होती हैं, वो साबित करने की ज़रूरत ही नहीं होती। जिस तरह आर्टिकल जो 114 से स्टार्ट होता है 116 तक, 113, 14, 15, 16 है स्टॉपल के हवाले से। स्टॉपल का क्या मतलब है? स्टॉपल का मतलब है टू स्टॉप, मतलब रोक देना, स्टॉप कर देना। लॉफुली टू स्टॉप का मतलब है कि ऐसे किसी शख्स को उसके बयान से मुकरने से रोका जाए। मतलब उसने कोई मुआहदा कर लिया, कोई एग्रीमेंट कर लिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जब एक बार उसने वो कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा किसी दूसरी पार्टी के साथ कर लिया या ज़बानी कह दिया, तो उससे उस स्टेटमेंट से, उस मुआहदे से या उस कॉन्ट्रैक्ट से उसे रिट्रैक्ट ना हो जाए, इसलिए जो स्टॉपल लागू होता है उस पर कि वो अपने मुआहदे से या एग्रीमेंट से वो रिट्रैक्ट ना कर जाए। ये स्टॉपल का रूल है। और स्टॉपल में यही बात याद रखने वाली है कि स्टॉपल का मकसद क्या होता है, और उसके बाद स्टॉपल बाय पार्टी होता है या बाय एजेंट होता है, उसके बाद स्टॉपल ऑन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें इसमें। जी आर्टिकल नंबर 117, आर्टिकल 117 के हवाले से हम जब बात करते हैं या बर्डन ऑफ प्रूफ के हवाले से, हु एवर डिज़ायर, के जो आएगा अपने किसी भी लीगल राइट के लिए और वो ही आके प्रूव करेगा, वही साबित करेगा। सिविल में और क्रिमिनल के हवाले से जब हम बात करते हैं तो कंप्लेनेंट पे, प्रोसिक्यूटर पे ये होता है कि वो साबित करे अपने केस को कि किस तरह वो अपने सारे जो एविडेंस करवाने के बाद वो अपने केस को साबित करके उसका केस बिल्कुल सच्चा है। अगर इसमें आ जाएगी प्ली ऑफ एलिबाई, ऐसी कोई एप्लीकेशन जो अक्यूज देगा स्पेशल सर्कमस्टांसिस में, तो वो अक्यूज को साबित करनी पड़ेगी। तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ है वो ऑन द शोल्डर ऑफ अक्यूज चला जाएगा कि वो अक्यूज साबित करेगा कि किस तरह वो यहाँ पे मौजूद नहीं था या उसकी मौजूदगी कहीं और पे थी, कहीं और किसी और जगह पे थी, वहाँ पर वो साबित करेगा। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ के हवाले से है सिविल में और क्रिमिनल में, कि क्रिमिनल में पहले तो प्रोसिक्यूटर कंप्लेनेंट साइड करेगी, अगर कंप्लेनेंट की जगह अक्यूज कोई एप्लीकेशन देता है तो फिर अक्यूज ही साबित करेगा।
जी आर्टिकल नंबर 128 है लेगिटिमेसी ऑफ चाइल्ड के हवाले से। इसमें सिर्फ दो बातें याद रखने वाली हैं। वो हैं जी आफ्टर 6 मंथ ऑफ मैरिज के, शादी के 6 माह बाद जो बच्चा पैदा होगा, और उसके बाद जो आफ्टर डिवोर्स 2 ईयर्स, अगर जो खुला के या तलाक के 2 साल बाद भी जो बच्चा पैदा होगा वो भी लीगल कंसिडर किया जाएगा। इसमें सिर्फ दो चीज़ें याद रखने वाली हैं। जी आर्टिकल नंबर 130 से स्टार्ट होता है। ये है जी एग्ज़ामिनेशन ऑफ विटनेस के हवाले से, कि विटनेस का एग्ज़ामिनेशन किस तरह होगा, कौन चीफ़ करवाएगा, कौन जो चीफ़ के बाद क्रॉस करेगा, और क्रॉस के बाद री एग्ज़ामिनेशन है। जब भी कोई पार्टी, जब दो पार्टीज़ होती हैं उसमें से जो पार्टी विटनेस को बुला रही होती है, जो बुलाती है कोर्ट में, जिसके बिहाफ पे, जिसके मुकदमे को साबित करने के लिए विटनेस आता है, उसे कॉलिंग पार्टी कहते हैं, और दूसरी पार्टी को एडवर्स पार्टी बोलते हैं। जो कॉलिंग पार्टी है वो सबसे पहले जी चीफ करवाती है, बयान रिकॉर्ड करवाती है, सारी स्टेटमेंट, और उसके बाद जो एडवर्स पार्टी होती है उसको इम्पीच करने के लिए, उस विटनेस के क्रेडिट को इम्पीच करने के लिए उस पर जिरा करती है, जिसे हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। और जिरा के बाद उसे री एग्जामिन भी करवाया जा सकता है, री एग्जामिनेशन के लिए भी उसे दोबारा बुलाया जा सकता है। ये इसके 3 फेज़ हैं। पहले कॉलिंग पार्टी उसे बुलाती है, बुलाने के बाद फिर उसका चीफ रिकॉर्ड होता है, चीफ के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, और फिर री एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है। इसके बाद है जी लीडिंग क्वेश्चन के हवाले से, कि लीडिंग क्वेश्चन कब कब किए जा सकते हैं और कौन कौन करता है लीडिंग क्वेश्चन सिर्फ जो एडवर्स पार्टी होती है वो कर, जो कॉलिंग पार्टी होती है वो लीड नहीं कर सकती कि एक वकूए की बाबत वो अपने विटनेस को इस तरह लीड करे कि उसको सारा खुद ही समझ, वहाँ पे कोर्ट में खड़े होकर उसको सारा समझ लग जाए कि मैंने कौन सी स्टेटमेंट देनी है। जो एडवर्स में ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, वहाँ पे जो लीडिंग क्वेश्चन किए जा सकते हैं। और उसके बाद है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने करने हैं। वो ऐसे क्वेश्चन जो आपने नहीं करने वो है कोई ऐसे अनाइंग क्वेश्चन, या जिससे इश्तियाल आए वो उस विटनेस को, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपने उससे नहीं करना, कोई पर्सनल ग्रज नहीं बनाना उससे। ये सारी चीज़ें इसमें हैं जी क्रॉस एग्जामिनेशन में विटनेस के हवाले से जो है। ये क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मकसद है कि जो गवाह के किरदार को देखना है, उसके बाद उसके किरदार को शेक क्रेडिट, उसके जो किरदार उसका है जो क्रेडिट है उसको ख़त्म करना है। ये बेसिकली क्रॉस एग्जामिनेशन का मकसद होता है। अगर आप जो जिरा नहीं करेंगे, अगर क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ पे क्रॉस नहीं करेंगे तो वो फिर एडमिटेड समझा जाएगा। इसके बाद कोई स्कैंडलस कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, कोई फैक्ट्स एंड इशू फैक्ट एंड इशू पर क्वेश्चन पूछना है। ये सारी चीज़ें क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से हैं। कोई इंसल्टिंग या अनाइंग क्वेश्चन नहीं पूछना, और कोई ऐसा क्वेश्चन होगा तो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट पूछेंगे आप, कोर्ट की इजाज़त से, इसके बगैर नहीं। और इसके बाद है जी आर्टिकल नंबर 150 है, हॉस्टाइल विटनेस है, कि कब कॉलिंग पार्टी अपने ही विटनेस पर जिरा कर सकती है। जब उसे लगे कि गवाह मुनहरफ हो गया है, या दूसरी पार्टी के साथ उसकी कोई सेटलमेंट हो चुकी है, तो फिर जो कॉलिंग पार्टी है वो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट अपने ही गवाह के ऊपर, अपने ही विटनेस के ऊपर जिरा कर सकती है। ये हॉस्टाइल विटनेस है 150। और इसके बाद है जी 151 151 है, यह इम्पीचमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ द विटनेस के हवाले से है। और इसके बाद 151 है 155 है रिफ़्रेशमेंट ऑफ मेमोरी के हवाले से, कि किसी डॉक्यूमेंट के हवाले से किसी विटनेस को उसकी मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए वो 155 के तहत अपनी मेमोरी रिफ़्रेश कर सकता है। ये आर्टिकल 161 है, पावर ऑफ जज टू आस्क ए क्वेश्चन, के जज साहब कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एट एनी टाइम, एट एनी पार्टी, एनी क्वेश्चन जो रेलेवेंट हो और इरेलीवेंट हो, वो तमाम क्वेश्चन कोर्ट पूछ सकती है। कोर्ट के पास 161 आर्टिकल के तहत पावर है कि वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है किसी भी पार्टी से। जी आर्टिकल में 163 है,
एक्सेप्टेंस और डिनाइल ऑन ओथ है। जब भी कोई मुकदमा दायर होगा तो पार्टी से जो ओथ होगा, ओथ के हवाले से अगर वो ओथ दे देंगी, ओथ पे वो अपना फ़ैसला करवाना चाहेंगी, तो 163 इसके हवाले से डील करता है, ऑन ओथ। जी आर्टिकल नंबर 164 है प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस दैट हैज़ बिकम द अवेलेबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस है, जो मॉडर्न डिवाइसेस के हवाले से डील करता है। और 165 है ओवरराइड अदर लॉज है। और 166 है रिपील द एविडेंस, द इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी था एक टाइम कि कौन सा लॉ ये रिपील हुआ है। तो ये सारा हमारा शॉर्ट सा लेक्चर था, शॉर्ट सा ओवरव्यू था कि कौन कौन से आर्टिकल हमने करने हैं। अगर यही सारे आर्टिकल आप एक दफ़ा अच्छी तरह पढ़ लें तो थोड़े से टाइम में आप मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सारी वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही था कि अभी टाइम थोड़ा है, टाइम शॉर्ट है, और शॉर्ट टाइम में आप तैयारी किस तरह कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमने सिर्फ इसलिए बनाई है कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। एक दफ़ा आप ये वीडियो सुने और फिर साथ बेरेक्ट खोल के वहाँ से तैयारी करें तो इंशाल्लाह आप मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।